हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की चल रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ टॉपिक हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि दो टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। एक तो आरसीईपी के बारे में हमने देखा और दूसरा आसियान इंडिया समिट के बारे में देखा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिक्स के साथ, क्योंकि ब्रिक्स की भी इस बार समिट हुई है और इसके बाद G20 की भी समिट हुई है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखते हैं कि जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टॉपिक है ना, सारे थोड़े लेंथी है और डिटेल में समझाई गई है। इट मीन्स कि इससे पहले अगर आप लोग नहीं पढ़े हो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और इंडिया का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग पहले नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर होने वाली है। उसके बाद आप लोग से रिलेटेड, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप कि आप लोग कहीं पर भी मिस्टेक नहीं कर पाओ और आप लोग के पास सारी कंटेंट अवेलेबल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की क्वेश्चंस के साथ, जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो ये पहली क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जो कि 356 आर्टिकल के तहत दिया गया है पर्टिकुलर स्टेट में, तब क्या होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको आर्टिकल 356 के बारे में पता है कि नहीं। अगर पता है तो फिर आप लोग यहाँ पे आसानी से आंसर दे दोगे, नहीं पता है तो प्लीज़ इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि जो असेंबली है स्टेट की वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड है कि जो लेजिस्लेचर का पावर है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है, वो यहाँ पे डायरेक्ट आपका अंडर ऑथोरिटी में आ जाएगा, किसके, तो पार्लियामेंट के। थर्ड है कि आर्टिकल जो 19 है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा स्टेट में। फोर्थ है कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे कानून बनाएंगे जो भी स्टेट से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिकल 356 के तहत अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पावर को एक्सरसाइज करे किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो फिर क्या होगा। ठीक है, हमारी पॉलिटी की भी लेसन यहाँ पे काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से मैं ये आर्टिकल को भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, आर्टिकल 356। तो उसके लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार आप लोग देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर आप लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाओगे। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं आज के लिए आपका मेंस आंसर। अगेन मैंने एथिक्स की क्वेश्चन दी है, क्योंकि काफ़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एथिक्स के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए, तभी आप लोग यहाँ पे फ्रेम कर पाओगे। चलिए देखते हैं। एक स्टोरी है, यानी कि जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो दो सिविल सर्वेंट थे जिनके द्वारा रिज़ाइन किया गया, और दो सिविल सर्वेंट जो थे वो यहाँ पे IAS के सर्विस में थे। तो IAS के सर्विस में होने के बावजूद उनके द्वारा रिज़ाइन किया गया, और वो यहाँ पे देख रहे थे, यानी कि जो डेमोक्रेसी का जो बिल्डिंग ब्लॉक का जो व्यू है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में है और वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करें। IAS होने के नाते वो काफ़ी मेरिटोरियस थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते थे, साथ ही गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते थे और एक अच्छा ओपिनियन भी देते थे। उनकी रेजिग्नेशंस एक तरीके का डिबेट बन गया कि क्या सिविल सर्वेंट को और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, स्पेशली किस फील्ड में, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फील्ड में। तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बतानी है, क्योंकि कल हो के आप लोग भी इसी सिस्टम में जाओगे, ऐसे ही गवर्नमेंट के प्रेशर में भी आप लोग को काम करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करोगे खुद को, तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग सोचो, इसके ऊपर आप लोग जो है एनालाइज करो और फिर आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। आंसर लिख कर आप लोग भेजिए, काफ़ी अच्छा लिख रहे हो आप लोग। काफ़ी लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो मैं टाइम टू टाइम आप लोग को सजेस्ट करते रहती हूँ। किसी किसी क्वेश्चंस में आप लोग कंक्लूजन को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते हो, तो उस पर फोकस कीजिए कि कैसे कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप लोग सिंपली जो है किसी भी, अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी वर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो स्टार्ट विद द डेफिनेशन, बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग ये जो स्टार्ट करते हो कि रिसेंटली क्या घटना घटा, तो रिसेंटली न्यूज़ से बेटर है ना कि आप लोग जो है किसी डेफिनेशन से प्रॉपर स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन शुड बी परफेक्ट, क्योंकि कोई भी आपके आंसर को पढ़े तो स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो लास्ट इंप्रेशन बन जाता है आपके आंसर का। तो पहले ही आप खुश कर दिया कीजिए, तो पहले ही आपको स्टार्टिंग में अपने आंसर से खुश करना है, तो इंट्रोडक्शन को बहुत ही बोल्ड बनाना पड़ेगा। ओके, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, मैं आप लोग को बताते रहती हूँ कि कैसे किस जगह पर आप लोग को फोकस करना है। काफ़ी अच्छा आंसर आप लोग लिख रहे हो। 150 वर्ड्स में ही रखिएगा, 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है, तो चलिए लिखिएगा। और अगर आप लोग लिख लिए हो और हमारे इस प्रोग्राम से ज्वाइन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपके आंसर को कौन चेक करे, कैसे चेक करे, कैसे बताए कि आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप हम लोग के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। और इसके लिए आपको यहाँ पे मेल करना होगा। मेल करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। चलिए आइए अब हम लोग अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के साथ।
इस बार 2020 का जो ब्रिक्स समिट था वो वर्चुअली हुआ, यानी कि ऑनलाइन हुआ। और यहाँ पे चेयरमैनशिप किसके पास था, यानी कि कौन यहाँ पे लीडर थे इस बार, तो रशिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो कि हर एक साल इसकी बैठक होती है ना, तो यहाँ पे जिस तरीके से इसका नाम है ना उसी तरीके से यहाँ पे बैठक होती है और इसको चेयरमैनशिप भी दिया जाता है। जैसे इस बार अगर रशिया के पास है तो ऑटोमेटिकली 2021 का जो है यहाँ पे चेयरमैनशिप जो है इंडिया के पास होगा, 2022 का ये चाइना के पास होगा, 2023 का ये आपका सऊदी अरेबिया के पास होगा। ठीक है, सॉरी साउथ अफ्रीका के पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ये हर साल का फिक्स्ड होता है। इस बार का मोटो क्या था, मोटो है कि ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो अगर आप लोग यूपीएससी के अलावा कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मीटिंग होती है उसका मोटो, उसका थीम, ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिक्स को जो स्टार्ट किया गया था वो 2001 में स्टार्ट किया गया था एज ए ब्रिक। इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी, फिफ्थ जो कंट्री है साउथ अफ्रीका वो बाद में जुड़ी है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका के द्वारा जो इसमें जुड़ा गया था वो 2010 में जुड़ा गया था, यानी कि 10 साल के बाद। और इसका यहाँ पे मेन मोटिव यही था कि एक इकोनॉमिक टाइज होना है, यानी कि यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें साथ मिलकर आना है, और वो भी ग्लोबल ग्रोथ जो यहाँ पे हमारा 2050 तक होने वाला है। जो ये ब्रिक्स समिट है ना, इसका एम है कि आप लोग देखो कि वर्ल्ड में शांति प्रदान करना, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन यहाँ पे लेकर आना, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेकर आना है ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में, और एक अच्छा खासा जो है मोर इक्विटेबल और फेयर वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करना है। ब्रिक्स नेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग देखो कि वर्ल्ड का टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसका 50% यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट करता है ब्रिक्स नेशन, यानी कि ये 5 कंट्री। साथ ही वर्ल्ड के पॉपुलेशन अगर देखें तो पाँचों कंट्री को मिलाकर यहाँ पे 42.58% है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों है, तो आप लोग को पता है कि दोनों जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा इंक्लूड है। वर्ल्ड एरिया अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 26.6% ही यहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड की जीडीपी देखें 2018 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की जीडीपी का ये ऑर्गेनाइजेशन 23% तक कंट्रीब्यूट करता है। आईएमएफ का शेयर्ड कोटा देखें तो ये 14% है, वहीं अगर वर्ल्ड बैंक का वोटिंग पावर देखें तो ये 13% है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड पार्टिसिपेशन है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते कि इस जो सबमिट हुआ इसमें क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि इसको कहा जाएगा मॉस्को डिक्लेरेशन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया 5 कंट्रीज़ की कंसोलिडेटेड अप्रोच को लेकर, जो भी चीज़ों पे बात हुआ तो उसको यहाँ पे हामी किया जाता है, और उसी को जब कंक्लूड करते हैं कोई भी समिट को तो उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। जहाँ पे भी वो समिट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी स्टेट के नाम पे या उसी सिटी के नाम पे जो है उसको कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे रशिया में हुआ था, तो रशिया की एक सिटी है मॉस्को, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किस किस चीज़ों पे बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 से लेकर 2025 तक का रखा गया, यानी कि 5 साल का यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। मेनली यहाँ पे 3 जगह पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहले ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में, साथ ही यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो है ये ट्रेड जो हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उस पर फोकस किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में, यानी कि पैसे से रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी और फाइनेंस पे भी फोकस किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी पे भी ध्यान दिया जाएगा, कैशलेस इकोनॉमी भी कह सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इस तरीके का डेवलपमेंट करना है कि आज की डेट में जितनी भी जनरेशन है हमारे यहाँ, जितने भी लोग हैं इस जनरेशन के, उनको सारी चीज़ें की सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है वो सब तो उनको प्रदान किया जाए, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन्स को भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो। सेकंड यहाँ पे बात किया गया है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है वो टेररिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इनके द्वारा लिया गया है कि ग्लोबल एफर्ट्स भी लेकर आया जाएगा, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी इस तरीके का मेहनत किया जाएगा कि कैसे टेररिज्म को रोका जाए। ठीक है, कुछ और हाईलाइट अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स के द्वारा यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी रखा गया है, जो फ्यूचर अगर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक होता है, जैसे सडन आपने देखा कि कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया, तो सारी कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे परेशान हो गई। इवन जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो ज़्यादा ही वहाँ पे परेशानी देखने को मिली, ज़्यादा लोगों की जान गई वहाँ पे। तो अगर इस तरीके का इन फ्यूचर इन केस अगर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ निकल कर आता है, आउटब्रेक होता है, तो उसमें कैसे यहाँ पे जो है काम किया जाएगा, और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज़ जिनके द्वारा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि अर्जेंसी, यानी कि जो यहाँ पे 2010 का रशिया 11S यूएस जो ट्रीटी है, सॉरी रशिया यूएस जो ट्रीटी है उसकी एक्सटेंशन को भी एग्री किया गया है। किस मेजर में, तो फर्दर यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है, आर्म्स विदाउट डिले, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो लिमिटेशंस है उसको रिड्यूस किया जाएगा। जिसमें कि आप लोग देखो
कि जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी है ना, उसके ऊपर यहाँ पे पांचों कंट्री जो है ध्यान देगी। साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव जो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे यूनाइटेड नेशन और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, IMF है, WTO मैकेनिज्म है, ये सब जो है एक साथ आएंगे और एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे काम करेंगे। फर्स्ट टाइम आप देखोगे एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे रिफॉर्म ऑफ द WHO के बारे में बात भी कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रिक्स कंट्री है ना, वो चाहते हैं कि WHO में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इसके बारे में पहली बार जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ में, ब्रिक्स नेशन में ही बात हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रिक्स कैसे इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा कि कैसे ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि राइवलरी के लिए आप देखो कि एक सेफ स्पेस है यहाँ पे राइवलरी के लिए, यानी कि ग्रुपिंग अगर आप देखोगे जिसमें कि इंडिया और चाइना है, उनको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, अपनी रिलेशनशिप को और बेटर बनाए, और एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है। क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, तो ये एक बेटर है ना, कि जैसे आप लोग देख रहे हो कि पहले डोकलाम वाला इशू हुआ, अभी आप लोग गालवान वैली वाला इशू देख रहे हो कि चाइना का तो अपने हरकत से वो बाज आता नहीं है, हर एक एरिया में घुस के कहेगा बस ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरा एरिया है, इसका तो यही काम ही है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि एक तो चाइना बात करने के लिए भी रेडी नहीं होता है। जब यहाँ पे डिमार्केशन की बात आती है, मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया और चाइना के बीच में ना, कि यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर डिमार्केशन है उसके ऊपर चाइना कभी ना एग्जैक्ट एक होता है ना साइन करना कि हाँ यही हमारा बॉर्डर डिमार्केशन है, उसके ऊपर वो साइन नहीं करता है। साइन कर देगा तो फिर उसके बाद उनकी जो आदत है हमारी टेरिटरी को चोरी करने का, हमारे एरिया को चोरी करने का, वो तो चाइना नहीं ना कर पाएगा। तो चाइना इंडिया हमेशा रेडी रहता है कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारा डिमार्केशन लाइन, जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कहाँ से कहाँ तक क्या है नहीं है, उसके ऊपर एक होता है ना कि फाइनल टॉक कर ले। लेकिन चाइना इसके ऊपर रेडी नहीं रहता है। चाइना क्या कहता है कि पहले व्यापार बढ़ाइए, उसके बाद जो है हम लोग लाइन वगैरह का बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि चाइना इससे हमेशा भागता है, चाइना बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इंडिया और चाइना आमने सामने होते हैं, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है ना कि वो मुद्दा अगर ऐसे नहीं बात कर रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ के जो है चाइना से बात करेंगे, और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि इस बातों पर हामी दिल पाए कि चलो लाइन का जो हमारा बॉर्डर डिमार्केशन है उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर फाइनल टॉक करो, और फिर उसके बाद जो है उसमें डिसीजन लो कि कौन सा लाइन कहाँ है, उसके बाद तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे। तो इस तरीके का काम हो सकता है, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी कहा गया है। जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, यानी कि एक डोकलाम एरिया है सिक्किम के साइड में, वहाँ पे भी इनका यही हरकत था। 73 डेज तक जो है ना अपनी सेना को वहीं बैठा के रखे थे, और उनका चाइना का यही था कि वो हमारे टेरिटरी में घुसेंगे, वो एरिया अपने कब्जे में लेंगे, ना जाने ये क्या करते रहते। तो 2017 में भी डोकलाम का ये ऐसा हुआ था, और रिसेंट अभी आप लद्दाख स्टैंड ऑफ देख सकते हो। तो दोनों कंट्रीज़ को एक बेटर जगह मिला है कि अपने बातों को और अपने जो भी दिल का भड़ास है वो यहाँ पे एक जगह निकाल सके। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिच है, यानी कि आप लोग देखो कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, तो दूसरे कॉन्टिनेंट भी है। ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। दूसरा है साउथ अफ्रीका भी है। तो दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है ना हमारी रिच बढ़ेगी, हमारी बातें जो है ना दूसरे कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना उनसे हम लोग डायरेक्ट बात कर पाएंगे। तो ये एक क्या होता है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल हमारी रिच भी पहुँचेगी, ग्लोबल पावर में भी जो है एक एस्पिरेशन है कि ग्लोबल पावर हम लोग जो है इस तरीके से बन सके। साथ ही इंडिया का जो डिमांड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का, वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो पाएगा। ब्रिक्स जो है बार बार ये कहता है कि मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिफॉर्म करना है, जिससे इंडिया का खुद का जो असर्शन है इस डायरेक्शन में वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो पाएगा। तो अपना जो यहाँ पे होता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बूस्ट करना है, तो ये सारी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं अच्छे से बढ़ सकती है। साथ ही हम लोग इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लार्जेस्ट बेनिफिशरीज है NDB लोन का। यानी कि आज भी आप लोग देखो कि यहाँ पे जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक में जो है नॉन कंडीशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोग WB और IMF का देखते हो, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो कब करते हैं? वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ कोई कंट्री प्रॉब्लम में है, और उनको वो चेकआउट करते हैं कि हाँ इस कंट्री को यहाँ पे पैसे देने से अगर उस कंट्री का इस स्कीम में भला हो जाएगा, तो ही वर्ल्ड बैंक आपको देखने को मिलेगा कि आगे बढ़ेगा। हमारे इंडिया में भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसी स्कीम है जिसमें कि वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देता है, वो सिर्फ उसी स्कीम में पैसा देता है जिससे कि लगता है कि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, हमारे कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट होगा, तभी वो किसी न किसी स्कीम में पैसा देता है। लेकिन सारे स्कीम जिसमें कि बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जिसमें कि उनको अप्रोच किया जाता है कि वर्ल्ड बैंक से भी कुछ फंड मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्कीम इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते हैं ना क्योंकि फ़ंड की कमी हो जाती है, सरकार फंड ही नहीं रिलीज़ करती है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है, स्कीम्स जो है वैसे की वैसे ही रह जाती है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक से सहायता लिया जाता है, बट वर्ल्ड बैंक सारे स्कीम्स को हमारे कंट्री
में जितने भी योजनाज है उनको वो पैसे नहीं देती है। लेकिन एनडीबी जो बनाया गया है ब्रिक्स का अपना एक यहाँ पे बैंक है जिसको नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ का है ना, तो ये नॉन कंडीशनल फाइनेंस भी देते हैं, यानी कि किसी कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कंडीशन पे ही फाइनेंस मिलेगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ पे अगर फाइनेंस चाहिए तो भी ये एनडीबी से आप पैसे ले सकते हो। तो ये एक फ़ायदा है इंडिया के लिए कि अगर डब्ल्यूबी अगर पैसे नहीं देते हैं तो ब्रिक्स कंट्री का जो अपना यहाँ पे बैंक है ना, उससे इंडिया पैसे ले लेता है, उससे फाइनेंस ले लेता है, उससे फंड ले लेता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। साथ ही ट्रेड डिपेंडेंसी है, 34% जो इंडिया का टोटल इंपोर्ट है ना, वो दूसरे अदर जो 4 ब्रिक्स कंट्री है उसी से होता है। मतलब आप समझ सकते हो 34%। चाइना से तो हमारा जो है आधा ही होता है, क्योंकि आप लोग देखो वो तो ट्रेड डेफिसिट है हमारा $50 का हमारा जो है चाइना के साथ जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन टोटल ट्रेड अगर आप लोग देखोगे, यानी कि इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं उसमें यहाँ पे 34% जो है ना, यहाँ पे हम लोग ब्राज़ील, रशिया और चाइना और साउथ अफ्रीका से करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हमारे लिए ये फ़ायदा है, यानी कि यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इस तरीके से फ़ायदा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, यानी कि ये ग्रुप जो है ना कभी कभी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, डिस्पैरिटी होता है। यानी कि आप लोग अगर देख रहे हो कि यहाँ पे 5 यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, तो 5 कंट्रीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट का देखने को मिलते हैं। तो हर एक कॉन्टिनेंट का क्या, आप अपने ही घर में देखो ना, अगर 5 लोग हैं तो पांचों की अलग थिंकिंग होती है। अगर 5 दोस्त हैं तो पांचों दोस्तों की अलग जो है अपनी ओपिनियन होती है कि नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो एशिया कॉन्टिनेंट से कौन कौन है, इंडिया है, चाइना है। साउथ अमेरिका से आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा। एक तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ क्या बच गया, रशिया बच गया, ठीक है, ये भी एशिया से आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो है वो यहाँ पे मीट करते हैं। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी बातों पे जो है ये लोग तीनों कॉन्टिनेंट के 5 कंट्रीज़ जो है हामी भरेंगे, नहीं भर सकते। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर अराइजेज होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंडिया का कोई इशू जो है वो साउथ अफ्रीका को यूजलेस लगे। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राज़ील का कोई जो इशू है, क्योंकि ब्राज़ील में आप देखते हो अमेजॉन फॉरेस्ट है, उसमें आग लग गया था, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर ज़्यादा कंसर्न है। तो ऐसा हो सकता है कि रशिया, चाइना को जो है इस चीज़ पे फालतू लगे कि ठीक है, वो अगर आप इतना अगर इतना फंड आप अपना क्लाइमेट चेंज के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन चाइना को इतना ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें होती है कि किसी टॉपिक में जो है ना सलाह मशवरा, और लास्टली जो यहाँ पे किसी बातों पे जो मुद्दे पे आने का होता है, तो यहाँ पे 4-5 कंट्री में जो है डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सस्पिशियस है मेंबर्स में, यानी कि चाइनीज़ रीजनल और जो ग्लोबल एम्बिशंस है उसमें यहाँ पे सस्पिशियस कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप लोग देखोगे कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें कि पूरी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड में चाइना जो है ना पूरी तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कीम लेकर आया है, जिसको चाइना का BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे 5 कंट्री है, लेकिन 5 कंट्री में से सिर्फ चाइना ही आगे बढ़ के निकल आए और चाइना पूरी तरीके से जो है टैकल कर ले, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप लोग देखो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो अप्रोच है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स में कई बार ये इशू रेज होता है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अभी आप लोग देखोगे 75th जो यहाँ पे हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए यूनाइटेड नेशन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन 75th ईयर कंप्लीट कर लिए, तो उसमें भी कई बार ये निकल कर आ रहा था कि अब यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब से बना था तब से आज तक आप लोग को वही 5 मेंबर देखने को मिलता है, और उनके पास एक ऐसा पावर है, वीटो पावर जिससे कहते हैं, तो उससे कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हो पाती है। एक डोमिनेंस देखने को मिलता है ये 5 परमानेंट मेंबर का। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन में जो 5 मेंबर कंट्री है उन 5 का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए इंडिया तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोलते हैं, ब्राज़ील का भी यहाँ पे डिमांड है, रशिया का भी डिमांड है कि यहाँ पे कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, और रशिया हमारा साथ भी देता है इस ये रिफॉर्म के मैटर पे। लेकिन एक सीरियस अटेम्प्ट कहीं ना कहीं हो सकता है, और इसमें आप लोग देखते हो कि चाइना भी यहाँ पे एक इंक्लूड है परमानेंट मेंबर में। अब चाइना इंक्लूड है वो तो हमारी ही दया से वहाँ पे इंक्लूड है, नहीं तो आज के डेट में परमानेंट मेंबर में तो इंडिया ही रहता। लेकिन एक सिली मिस्टेक कह सकते हैं या फिर कुछ भी, चलिए जो सिचुएशन नहीं जानते उनके ऊपर जो है कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ कि चाइना को हमारे द्वारा जो है परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन में दे दिया गया। अब उसका चाइना जो है नेगेटिव इस तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी कि अपना वीटो पावर को इतना इस्तेमाल करता है कि मत पूछिए। वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही इंडिया को वहाँ पर आने के लिए वो यहाँ पर परमिट करता है। तो इस तरीके से
जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। साथ ही दूसरे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उस पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि आप लोग देखो एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजिक विज़न नहीं है ब्रिक्स का, यानी कि ग्लोबल मैटर को अपने आप में कैसे डील करना है ना, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजिक विज़न नहीं है। तो कई बार आप लोग देखोगे कि इंडिया का जो झुकाव होता है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा होता है। जैसे कि पहले सार्क पे था, अब सार्क काम नहीं कर रहा है तो बिम्स्टेक पे ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ एससीओ पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एससीओ पे इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान जा रहा है, क्योंकि ब्रिक्स उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। थर्ड नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो आज की डेट में बहुत चेंज होते जा रहा है। 2001 में जो यहाँ पे ब्रिक्स को बनाया गया था, तो उस समय का जो सिचुएशन था वो तो आज की डेट में सिचुएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। 2020 का पूरी तरीके से एकदम से आपका चेंज हो चुका है सिचुएशन। तो यहाँ पे काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है कि अभी क्या है कि यूएस और चाइना में यहाँ पे टेंशन चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है। साथ ही साथ इंडिया जो है एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलता है यूएस के बीच में। साथ ही जो चाइना और रशिया का जो लिंकेज बढ़ रहा है उसमें भी अपना जो है यहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलता है। रशिया यूएस टेंशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरीके का जो यहाँ पे इंटरनल स्प्लिट हो रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे यूएस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आ रहा है, चाइना का भी, रशिया का भी, इंडिया का भी, तो इससे अलग अंदर ही में जो ये सारे कंट्रीज़ है ना, इनमें अपना एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। लैक ऑफ कैपिटल भी है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फंड भी इतना नहीं है ना कि वो यहाँ पे आउट कम्पीट कर पाए, जो कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है। यानी कि इसको कॉम्पीट करने के लिए जो है ना, यहाँ पे आप लोग देखो कि ब्रिक्स के बाद इतना फंड ही नहीं है। तो इसलिए एनडीबी में आप देखोगे ना कि मोर कैपिटल की ज़रूरत है। साथ ही लो इंट्रा यहाँ पे कंट्री ट्रेड है। अगर हम लोग देखें कि अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास बहुत है, लेकिन जो इंट्रा ट्रेड होता है, यानी कि आपस में जो ट्रेड करना है, एक होता है आप देखो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट कहने का क्या मतलब होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि जैसे झारखंड से जो है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में जाएगा। लेकिन जब इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो झारखंड में ही 2 सिटी है, जैसे जमशेदपुर है, रांची है, तो इनके बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा ट्रेड। तो ये इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपस में ये पांचों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है ना वो बहुत कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि चाइना का डोमिनेंसी का, चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। आप लोग देखते हो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सामान है जो कि सस्ते सामान लाकर वो फेंक देता है। भला हो हमारा कि हम लोग यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते, काउंटरफिट ड्यूटी लगाते, नहीं तो चाइना के सामान से जो है हमारा मार्केट पूरा फ्लड रहेगा और आप लोग को सस्ते सस्ते सामान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कुछ यहाँ पे चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, इश्यूज़ है जो कि आज के डेट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वे अहेड में बोला जा रहा है, वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो ब्रिक्स को यहाँ पे मैनेज करना चाहिए, ये नहीं कि अपने इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस के लिए, प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा मैनेज करना चाहिए। इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन बढ़ना चाहिए, यानी कि 5 कंट्री का तो समूह है, और सारे कंट्री और सारे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको 7, 8, 12 ऐसे कंट्रीज़ देखने को मिलता है। लेकिन ब्रिक्स इतनी छोटी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, 5 कंट्री है, लेकिन 5 भी अपने बीच में जो है कॉपरेशन नहीं बैठा के चल रही है, तो ऐसे नहीं होने वाला है। एक अच्छा खासा जो है स्ट्रैटेजिक विज़न होना चाहिए कि अगले 10 साल 20 साल में क्या क्या करना है। तो इस तरीके का एक अच्छा खासा विज़न बनाने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से आप लोग देखो कि यहाँ पे और ज़्यादा फंड कॉन्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और बॉटम अप अप्रोच लेने की ज़रूरत है, यानी कि टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम अप अप्रोच लेना है कि नीचे से क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हुए ऊपर तक जाना है। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, इसको भी बढ़ाना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स का इंक्लूजन हो, सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो है आगे आने वाले दिनों में ब्रिक्स जो है सही तरीके से काम कर सके। अब कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके कारण यहाँ पे और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ब्रिक्स नेशंस जो है अपने आप को और भी ज़्यादा इंप्रूव करे और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करके चले। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ऑन गोइंग जो चर्न देखने को मिल रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, यानी कि आज के डेट में कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि किस कंट्रीज़ का क्या होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के कारण सारी कंट्रीज़ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठप हो गई है। तो एक तो जीडीपी सबकी नेगेटिव में है। अब यहाँ पे चाइना का अलग ही तेवर है कि कोरोना वायरस फैलाने वाला चाइना, लेकिन उसकी देखते हो आप जीडीपी आज के भी डेट में पॉजिटिव है, लेकिन सारी कंट्रीज़ बहुत ही बैडली अफेक्ट हुए हैं। तो देखते हैं कि इस तरीके से जब हम लोग वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन जो है थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में जो है सारी ग्लोबल ऑर्डर निकल कर आएगी। तो उसको देखते हुए जो है आज के डेट में जो डिस्टर्ब हो गई है, तो उसी हिसाब से हम लोग को भी जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर प्लान लेने की ज़रूरत है। फ्यूचर में जो है एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, और जो हमारे ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत है, सेल्फ इन री इन्फोर्सिंग होने की ज़रूरत है कि नहीं।
तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में, आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। और हाँ, ब्रिक्स की अचीवमेंट देखते हैं। अभी आप लोग देखो कि 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 20 साल तो हो चुके हैं ब्रिक्स के ना, तो इसलिए पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के आज आज की डेट में क्या क्या यहाँ के द्वारा काम किया गया। सबसे अच्छी काम तो ये की गई कि इनका अपना खुद का बैंक इस्टेब्लिश किया गया, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसको 6th ब्रिक्स समिट में बनाया गया था, यानी कि हर समय जो ब्रिक्स की समिट होती है उसमें ध्यान रखना है कि जो 6 नंबर का यहाँ पे ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, तो उसी समय यहाँ पे बनाया गया था। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है और वर्ल्ड बैंक है, उसी की तरह यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ भी जो है अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाए थे। बैंक में आप देखो कि $10 बिलियन तक का जो है यहाँ पे रिजर्व रखा गया है पेंडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए। साथ ही 62 लार्ज प्रोजेक्ट है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ब्रिक्स कंट्री में। और यहाँ पे जो बैंक के रीजनल ऑफिसेस का जो नंबर है ना, वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। बैंक में आप देखोगे तो न्यू मेंबर्स को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप 5 कंट्रीज़ में जो है, पिछले 20 साल से सिर्फ 5 ही कंट्रीज़ है, तो अब ये अपना जो है और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उरुग्वे है, यूएई है, फिलीपींस है, तो ऐसा सोचा जा रहा है कि ये सारी कंट्रीज़ को भी जो है आगे के दिनों में इसको जोड़ा जाएगा। साथ ही कॉन्टिजेंट रिजर्व्स अरेंजमेंट को भी सेटअप किया गया है। म्यूचुअल जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल कॉपरेशन भी है। ऊफा अगर डिक्लेरेशंस देखें जो कि 7 समिट में 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि एक साथ यहाँ पे काम करेंगे, जिससे अगर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होता है तो उसके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ऐसा ऑलरेडी यहाँ पे ऊफा डिक्लेरेशन लाया गया था। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम भी है, 2015 में लाया गया था, जिसमें कि ब्रिक्स नेशंस में जो भी यहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प किया जाएगा। ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। पास्ट 5 ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे 45% से और भी ज़्यादा बढ़ा है। और जो अगर इंट्रा ट्रेड का अगर हम लोग एक्सपोर्ट का शेयर देखें तो वो यहाँ पे 7.7% हुआ है, यानी कि 7.7% से यहाँ पे 10% तक बढ़ा है। तो इंक्रीज़ हो रही है व्यापार, लेकिन और भी तेज़ी से इसको जो है और भी तेज़ी से इसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सारा जो है अचीवमेंट बताया जा रहा है। दूसरे एरिया में अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स भी है। यहाँ पे एक अलग से स्टेप्स है जिसमें कि जितने भी सेंट्रल बैंक है 5 कंट्री के और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाना। साथ ही ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल है जिसके थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, और वो भी साइबर थ्रेट को लेकर, यानी कि 5 कंट्री में अगर किसी भी तरीके का साइबर थ्रेट होता है तो इनकी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे कंट्रीज़ को बताया जा सके। फाइन, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा ब्रिक्स में। सबसे पहले ब्रिक्स की स्टैटिक चीज़ें देखी कि 2001 में ये निकल कर आया और साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में इसको जोड़ा गया। एम क्या है ये सब देख लिया। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है ब्रिक्स, ये भी देख लिए। मॉस्को डिक्लेरेशन था इस बार का और इसमें क्या क्या बातें हुई है इसको देखिए। उसके बाद हमारे भारत के लिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, ये भी पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किया कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखो कि ट्रेड डिपेंडेंसी है, बैंकों से यहाँ पे लोन लेने में फ़ायदा होता है, एक राइवलरी के लिए एक अच्छा सेफ जगह है। साथ ही इंडिया का डिमांड होता है कि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करना है, तो वो भी एक अच्छा जगह बात करना। साथ ही जो राइवलरी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है, टेंशन है, उसको भी दूर कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है कि आपस में बनती नहीं, यहाँ पे नेशंस जो है आपस में एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते। साथ ही चाइना का जो डिपेंडेंसी बढ़ते जा रहा है वो उस चीज़ पे टैकल करना है। और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के ऊपर जो बात करने की कोशिश की जाती है तो कुछ मेंबर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे अपोज करते हैं। दूसरे को इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि ब्रिक्स उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। ब्रिक्स में उतना ज़्यादा जो है फंड भी नहीं है जिससे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इंप्लीमेंट कर सकें। और इंट्रा कंट्री ट्रेड भी अगर देखें तो वो भी यहाँ पे कम है। तो ये सारी बातें बताई गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे ब्रिक्स जो यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया आपको समझ में आई है। आइए देखते हैं G20 पे। एक 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग ग्रुप ऑफ 20 G20 कहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, 15th G20 की सबमिट हुई है जो कि वर्चुअल हुई है अगेन, लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैनशिप है वो सऊदी अरेबिया के पास था। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार की प्रीलिम्स अगर आप लोग दिए हो 2020 की, तो आप लोग को पता है कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि G20 के मेंबर्स के बारे में भी पूछ लिया गया था। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ते हो तो उसमें उसके मेंबर कंट्रीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। अब ये बैठ के तो रट्टा मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि
कि बैठ के आप रटते रहो कि कौन से मेंबर किस में है, डेफिनेटली आप 2-3 दिन के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन ऐसा करना है कि हर एक मेंबर, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स को लिखकर एक बार जो है आप अपने वॉल में पेस्ट कर दो, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो ना आपके जस्ट सामने होना चाहिए। इससे क्या है ना कि आप लोग हमेशा देखते रहो, या फिर यहाँ पे भी आप लोग डिस्कशन अगर मेरी रेगुलर देखते हो तो आईआर में तो ये बराबर आपका रिवीजन होते रहता है। नहीं तो एग्ज़ाम के जस्ट आपको 1-2 दिन पहले उसको बार बार देखते रहना, जिससे कि कम से कम रिफ्लेक्ट हो सके। क्योंकि इस बार आप देखोगे ना, जो ऑप्शन बनाया गया था वो काफ़ी स्मार्टली बनाया गया था कि अगर आपको पता भी है 1-2 कंट्री के बारे में, याद भी है कि हाँ ये G20 का मेंबर है ना, तो आप लोग ऑप्शन आराम से निकाल लोगे। ऐसा नहीं था कि आप लोग को 20 कंट्रीज़ के बारे में रटना ही है, थोड़ा बहुत उसमें हिंट दिया गया था, बहुत ही स्मार्टली उसके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है याद करने का, यानी कि पेजेस में आप लिख लो, उसको अपने वॉल पे जो है स्टिक कर लो, और आते जाते आप लोग देखते रहो, या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो स्टडी टेबल पे भी आप लगा सकते हो। ये सारा काम तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाना ही होगा। तो G20 के कंट्रीज़ का नाम देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएस, ठीक है। तो टर्की थोड़ा न्यूज़ में रहता है, और टर्की के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा था, इसलिए ए ऑप्शन में ही आपको टर्की देखने को मिला होगा। तो ऑप्शन तो वैसे ए था, मुझे भी याद आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं याद आ रहा है। मैं आपको कल प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। जो 2020 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर को ना टाइम टू टाइम आप लोग जो है उसको सॉल्व करते रहिए पेपर, क्योंकि क्या होता है कि आइडिया बनते रहता है कि हाँ यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछती है। अब आइए थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं G20 के बारे में। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमिक्स को एक साथ लाती है। इसमें आप लोग देखो कि 80% से ज़्यादा ये वर्ल्ड की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल अगर ट्रेड की बात करें तो 75% से ज़्यादा है। पॉपुलेशन की बात करें तो 60% से ज़्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। ये जो फोरम है हर एक साल मिल रहा है, यानी कि 1999 से ये हर एक साल मिलते हैं, और 2008 से जो है ईयरली सबमिट हो रहा है। पार्टिसिपेशन आप देखोगे कि हर एक कंट्री के हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि इस G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाने के पीछे यहाँ पे मुद्दा क्या है, तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है। यानी कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए यहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं। साथ ही फिनेंशियल रेगुलेशन को भी प्रमोट करते हैं। अगर यहाँ पे इन फ्यूचर फिनेंशियल क्राइसिस अगर आने वाला है तो उसको रोकने का काम करते हैं, उसके रिस्क को कम करने का काम करते हैं। 2008 में जो यहाँ पे फिनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस तरीके की सिचुएशन फिर से ना अराइज हो, क्योंकि 2008 के बाद से जो है आप देखोगे कि हर एक ईयरली बेसिस पे इनकी सबमिट होती है, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फिनेंशियल का क्या पोजीशन है, इकोनॉमी अगर स्टेबल है और इनस्टेबल है तो उनके बारे में बात होती है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि आर्थिक स्थिति बहुत ही प्रॉब्लम में है, तो G20 एक ऐसा ग्रुप है जो कि इकोनॉमी के ऊपर पूरा फोकस करता है। तो यहाँ पे फिनेंशियल क्राइसिस इन फ्यूचर ना आए उसको रोकने का काम करता है। साथ ही न्यू इंटरनेशनल फिनेंशियल आर्किटेक्चर भी इसमें बनाया जाएगा। G20 में अगर आप देखो तो दो वर्किंग ट्रैक है, एक तो फाइनेंस ट्रैक है और दूसरा शेरपा ट्रैक है। तो फाइनेंस ट्रैक की अगर बात करें तो प्राइमरी इनका फोकस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक और फिनेंशियल इशू के ऊपर, यानी कि मॉनेटरी, फिजिकल, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल रेगुलेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ों पर बात होती है। सेकंड है सरपा ट्रैक। अब ये सरपा ट्रैक क्या है? सरपा ट्रैक है कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट होना चाहिए, हर एक कंट्री के यहाँ पे डिप्लोमेट जो है एक दूसरे से बातें करें, इंगेजमेंट हो, एंटी करप्शन हो, किसी भी तरीके का जो है भ्रष्टाचार नहीं हो, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, व्यापार सही से हो, जेंडर इक्वालिटी हो, मेल फीमेल और जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर है इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे फाइनेंस से अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस और भी जो यहाँ पे मुद्दे हैं उसके ऊपर बात किया जाता है, जिसको सरपा ट्रैक कहते हैं। G20 की अगर बात करें तो इसमें कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट अभी तक नहीं है। इनका एजेंडा और जो एक्टिविटीज़ है ना वो यहाँ पे रोटेटिंग प्रेसिडेंसीज के फॉर्म में इसमें बनाया जाता है। यानी कि आज की डेट में अगर सऊदी अरेबिया के पास इसका चेयरमैनशिप है तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया के पास हो सकता है, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे टर्की के पास हो सकता है। तो इस तरीके का काम यहाँ पे किया जाता है। G20 को यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप देखो कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी इसको सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है वो भी यहाँ पे करता है, IMF भी करता है, और यहाँ पे OECD भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और WTO, यानी कि ये G20 का ऐसा ग्रुप है ना जिसको अदर जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े वो सब इसको यहाँ पे जो है सपोर्ट करते हैं। अब G20 के इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं, यानी कि इतना सपोर्ट किया जा रहा है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस वाला काम किया किया जा रहा होगा। तो देख लेते क्या है।
एक्चुअली G20 आप देखोगे ना, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं और पर्टिकुलरली वो सारे कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं जिनका इनकम यहाँ पे कम है, और उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं ना कि वो नेशनली ड्रिवन जो पॉलिसीज़ है, यानी कि एक ऐसा पॉलिसी, ऐसा योजना बनाते हैं जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण हो, उनके लिए वेलफेयर के लिए, उनके लोगों के वेलफेयर के लिए काफ़ी सही हो। G20 में आप देखो तो पॉलिसी होती है, इसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है। अगर कोई भी ग्रोथ है, कोई भी डेवलपमेंट है, तो उसके लिए क्या क्या टूल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। सेकंड है कि G20 जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को अनेबल करें इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। यानी कि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करते हैं। कुछ और इश्यूज भी है जो कि इनके द्वारा एड्रेस किया जाता है, यानी कि यहाँ पे विमेन को एडवांस करने का, जॉब मार्केट में विमेन आनी चाहिए। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी देखें तो इनका काम होता है। 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना, टोटल 17 गोल है, तो उनके ऊपर भी इनका बात किया जाता है। क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है, कैसे रोकना है, इनके ऊपर इनका काम होता है। तो ये दूसरे इश्यूज़ भी है जिसमें कि G20 कंट्रीज़ जो है काम करते हैं। उसके अलावा आप देखो कि इनकी जो मेंबरशिप है ना, वो यहाँ पे डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट दोनों है, सारे कॉन्टिनेंट से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिक छोड़ दीजिए क्योंकि तो रेयरेस्ट है, लेकिन 6 कॉन्टिनेंट में से आपको जो है मेजर यहाँ पे इकोनॉमिक्स देखने को मिलेंगे और सारे कंट्रीज़ यहाँ पे इंक्लूड किए गए। तो ये सारे कंट्रीज़ और सारे कॉन्टिनेंट से इंक्लूड किए गए, तो इससे क्या होगा कि एक हॉलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट होगा और इनका वही चीज़ मानना है। अब तक हम लोग देखें कि G20 के अचीवमेंट क्या क्या है। तो G20 के अचीवमेंट में अगर हम लोग देखें तो जो भी इमरजेंसी फंडिंग होती है, यानी कि जैसे अभी कोविड-19 का टाइम था, तो काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो फंडिंग की डिमांड कर रहे थे क्योंकि पैसे की कमी के कारण जो है वो अपने कंट्री में लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे थे और जो लोग इतने बड़े नंबर पे वो मरते जा रहे थे तो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो क्विक डिप्लॉयमेंट किया जाता है, यानी कि अगर किसी को इमरजेंसी फंडिंग की ज़रूरत है तो उनको दिया जाता है। दिया जाता है, लेकिन ये दिया भी गया था जो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, आर्थिक जो यहाँ पे मंदी आ गई थी, तो उस समय भी काफ़ी मदद किया गया था इस ग्रुप के द्वारा। साथ ही यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें रिफॉर्म लाने की भी बात की जाती है। साथ ही नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इम्प्रूव भी किया जाता है। तो इनका यही सारे अचीवमेंट है कि बहुत सही तरीके से जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव भी किए हैं। साथ ही अभी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में देखें तो G20 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जिससे कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जो है सपोर्ट किया जा सके। साथ ही आप लोग देखो कि G20 नेशंस जो है उनके द्वारा मोर देन 5 ट्रिलियन जो डॉलर है ना, वो ग्लोबल इकोनॉमी में अभी तक पंप किया गया है। और WHO जो लीड करती है कोविड-19 सॉलिटरी रिस्पांस फंड, तो उसमें भी इनके द्वारा G20 के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी किया गया है। G20 की अगर बात करें तो क्रिटिकल रोल प्ले करते कि कैसे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में रेटिफाई करना है। साथ ही यहाँ पे IMF जो है ना, इनकी भी लीडिंग कैपेसिटी को ये और ज़्यादा बढ़ाते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप देखो कि ओनली 20 ऑफिशियल मेंबर है, तो G20 जो है ये एनफ है कि वो अपना डिसीजंस ले पाते हैं और न्यू चैलेंजेस को भी ये अडॉप्ट कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 20 कंट्रीज़ का जो ये ग्रुप है ये ऐसे वैसे ग्रुप नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम भी किया जाता है इनके द्वारा और किया भी जा रहा है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यहाँ पे आप लोग अचीवमेंट भी देख सकते हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एवरीवन इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस और इश्यूज़ तो हमेशा होता है। G20 में क्या है ना कि एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं है, यानी कि अपने गोल को एक सही तरीके से सेट कर सके, अच्छा मेजर्स ले सके, तो ये काम नहीं किया गया है। हर एक कंट्री जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंसी एज्यूम करती है ना, तो वो अपने आप को ही सुप्रीमेसी दिखाने का कोशिश करते हैं। यानी कि आप लोग देखो कि एक इनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट तो है नहीं, ये अलग अलग जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे G20 कंट्रीज़, तो वो अपना जो है हर एक साल उनको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप लीड करो इस ग्रुप को। तो जो कंट्रीज़ के पास ये पावर आ जाते हैं ना, तो वो कंट्री अपने अकॉर्डिंग जो है इस ग्रुप को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ जो इसमें मेंबर है ना, वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। सारे रेजोल्यूशंस को जो है यहाँ पे G20 समिट में जो है वो पास जो किया जाता है ना, तो आज तक वो फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। यानी कि जितनी भी रेजोल्यूशंस ली गए हैं कि हाँ ये सारे काम करने हैं, ये करने हैं, वो करने, लेकिन पूरी तरीके से वो काम नहीं किया गया है, ऐसा देखा जाता है। G20 अथॉरिटी जो है ना, वो यहाँ पे कमज़ोर भी आपको समटाइम्स देखने को मिलेंगे, यानी अपने कमिटमेंट को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि IMF के रिफॉर्म में डिले हो जाना, क्योंकि जो US कांग्रेस है उससे रेसिस्टेंस हो गई थी, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते, तो यहाँ पे काफ़ी वीकेंड भी देखने को मिला। लेकिन वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, जो भी इशू है तो उसकी कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए और उसको जो है यहाँ पे एक प्रॉपर सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है।
G20 को यहाँ पे एक विज़न लाने की ज़रूरत है। कोई भी अगर ग्रुप है, विदाउट विज़न वो ग्रुप कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो एक अच्छा विज़न होना चाहिए। G20 को अपनी टाइज़ जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के साथ जो है और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही एफर्ट्स को और ज़्यादा डबल करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी के फील्ड में। साथ ही साथ कोविड-19 के पेंडेमिक में देखें तो G20 का रोल काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो थोड़ा बहुत ब्रेक हो चुका है उसको वापस से ट्रैक पे लाना, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत तरीके से बर्बाद हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें यहाँ पे G20 के कंट्रीज़ मेंबर के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इंडिया और G20 के बारे में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा रिलेशन है। G20 में अगर आप देखोगे तो फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब से G20 बना है तब से इंडिया भी इसका मेंबर है और एक्टिव रोल प्ले करते हैं हम लोग यहाँ पे। कुछ जो प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है कि जिससे कि इंडिया यहाँ पे G20 समिट में पहले दिए, तो टेररिज्म को लेकर आपको पता है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते तो टेररिज्म के बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो एंटी टेररिज्म का यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे निकल कर आता है। इकोनॉमिक ऑफेंडर की भी बातें करते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो भी यहाँ पे इंडिया के द्वारा एम्फेसाइज किया जाता है कि एक सीरियस पॉलिसी चैलेंज है इंडिया के लिए और दूसरे यहाँ पे कंट्रीज जो G20 के मेंबर हैं। ग्लोबल टैक्सेशन की बात करें तो G20 में आप देखोगे तो इस फैक्ट को कॉग्निजाइज किया गया है, यानी कि देखा गया है, और यहाँ पे एक बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग जो यहाँ पे शेयरिंग जो फ्रेमवर्क है उसको लाया गया है। यानी कि जो यहाँ पे आप देखो कि मेनली जो टैक्सेशन टैक्स, तो आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि लोग यहाँ पे टैक्स इवेड कर जाते हैं, टैक्स को चोरी कर जाते हैं। तो टैक्स चोरी करने का क्या रीज़न है उसको यहाँ पे उखाड़ फेंकना है। और टैक्स जब यहाँ पे आप देखो जो रीज़न होता है ना कि लोग क्यों नहीं टैक्स पे करते, तो वो रीज़न अगर हट जाएगा तो लोग अगर टैक्स पे करने लगेंगे तो उससे जो सरकार के पास पैसे आएंगे ना तो उसको एक सही तरीके से इक्वल तरीके से जो है उसको खर्च किया जाएगा, जिससे कि सारे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बात करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की क्या बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसके बारे में बात किया जाता है। सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी बात किया जाता है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे बातें हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े। G20 की सबमिट हुई है, 15th नंबर की सबमिट हुई है, वर्चुअल सबमिट हुई है, किसके हाथ में था, तो सऊदी अरेबिया के हाथ में। ये सारे कंट्रीज़ है, कुछ आप लोग देख लीजिएगा। वर्ल्ड में आप लोग देख सकते हो कि 1919 से बनाया गया है, लेकिन 2008 के बाद जब से फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तब से हर एक साल इसकी मीटिंग हो रही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 75% ग्लोबल ट्रेड, 80% वर्ल्ड की GDP, 60% पॉपुलेशन से ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि यहाँ पे जो है ग्लोबल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बना के रखना है। और इसमें दो तरीके का आपको ट्रैक देखने को मिलेगा, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस क्या है G20 का, तो G20 का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, साथ ही इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ की बात करते हैं। कुछ और भी इश्यूज़ है जैसे विमेंस को लेकर यहाँ पे काम किया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। बहुत तरीके का इनके द्वारा काम भी किया गया है। अचीवमेंट भी आप देख सकते हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अचीवमेंट है, और चैलेंजेस है कुछ जिसको ओवरकम करना ज़रूरी है और आगे जो है इसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो पाए उसके लिए। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे SCO। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिर यहाँ पे बहुत इसी तरीके से लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए इतनी अच्छी आर्टिकल है ना ये कि इसको आप लोग जो है बार बार पढ़ के इसको रिवाइज़ करते रहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो आपका पेपर है, जो आपका टॉपिक है, उसके सारी टॉपिक्स यहीं से आपकी कवर हो जाएगी। तो इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पर आपको टाइम लेकर पढ़ा रही हूँ। बाद में आपको वीडियो मर्ज करके मैं एक साथ IR का प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप लोग रिविजन जो है जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से कर सको। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई सजेशंस रहती है तो कमेंट करना ना भूलें। एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो कल जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।